children, now we are on lecture 3 of lesson electrochemistry. In the previous two lecture we did Ohm's law, its application part, and then the variation of molar conductivity for strong and weak electrolyte. Now this is the time to do the electrolytic cell. Electrolytic cell is a device in which external source of voltage is used to bring about a chemical reaction. यानी कि हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज का सोर्स लगा के केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं. यहीं पे हमारे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है किसी भी आयनिक सब्सटेंस से. अब ये आयनिक सब्सटेंस मॉल्टन भी हो सकता है या किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व भी हो सकता है. और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ऐसे सब्सटेंस में से तो केमिकल रिएक्शन होगी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे, क्योंकि मटेरियल अब डिकम्पोज हो गया है. यानी कि हमें प्रोडक्ट मिलेंगे एट एनोड और एट कैथोड भी. फर्दर इस टॉपिक में जाने से पहले हमें पता हो कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस होते हैं. तो गैल्वेनिक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्म है जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मगर यूज़ करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस का. तो गैल्वेनिक सेल इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which electricity is generated with the help of chemical reaction. In this case, electric current is used for the progression of chemical reaction. Now the second difference, galvanic cell में chemical energy से electrical energy बनती है, मगर electrolytic cell में electrical energy से chemical energy बनती है. Now the third one, galvanic cell is based on a spontaneous chemical reaction. A spontaneous chemical reaction occurs in galvanic cell, but in case of electrolytic cell, a non-spontaneous reaction takes place. और सबसे मेजर डिफरेंस गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक के बीच, गैल्वेनिक का एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है. तो जैसे ही हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस आता है बच्चों, यहाँ पे अब दो लॉज आने वाले हैं. देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट लॉज गिवन बाय फैराडे विच आर नोन एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हम एक एक करके लॉ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इस पे अब काम करेंगे. तो चलिए पहले देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विच इज़ द फर्स्ट लॉ. इन फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोड पे चेंज आता है. दैट इज़ द वेट डिपॉजिटेड, कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट दिया है वो डिपॉजिट हो रहा है, या एनोड का हमारा हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके अपने ऊपर से मेटल को लिबरेट कर रहा है. तो वेट का चेंज, दैट इज़ द वेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिसिस में? ये डिपेंड करता है बच्चों चार्ज पे. W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड. चार्ज का सिंबल आप क्या लेते हो? Q, कैपिटल Q. तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. मगर भाई इलेक्ट्रिसिटी याद आते ही हमें याद आया कि Q तो IT के बराबर है. Q इज इक्वल टू IT. I कौन है यहाँ पे? करंट इन एम्पियर. टाइम कौन है यहाँ पे? टाइम इन सेकेंड. तो Q इज इक्वल टू IT है और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो Q है. हम क्या कहेंगे अब इस वक्त? साइन को अगर हम ध्यान में रखें तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT. मगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के संग तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. सो वी हैव टू पुट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और हमने यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करा, दैट इज़ नोन एज Z. तो अब वेट डिपॉजिटेड सब्सटेंस का हम कैसे निकालने वाले हैं? W इज इक्वल टू ZIT. अब भाई Z एक नया टर्म जो आ गया, ये कौन है? तो Z को हम यहाँ पे नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अब कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? ये तो हर मेटल का, मतलब हर सब्सटेंस के लिए हम अलग अलग लेते हैं. तो Z निकालने का तरीका होता है E/F. नाउ व्हाट इज E? E is known as the equivalent mass and F is having the value of Faraday constant.
तो न्यूमेरिकल्स करते हुए अधिकतर फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम सब्स्टिट्यूट करी जाती है। तो वापस एक बार देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या हुआ। फैराडे फर्स्ट लॉ ने कहा द वेट विच इज डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड चार्ज एंड व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द मल्टीपल ऑफ करंट एंड टाइम। तो W किसके इक्वल हो गया? ZIT, जहाँ Z हमारा कौन है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो चलो बच्चों अब देखें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर कोई हमसे कहता है डिफाइन करो, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज Z इज इक्वल टू W यानी कि वेट इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम। बहुत सिंपल डिफाइन हो गई। Z इज इक्वल टू W व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम। या हम और अगर अच्छे से स्पेसिफाई करें, Z इज इक्वल टू W when current is 1 ampere, the passed current through the substance is 1 ampere and the time taken is 1 second. तो डिफाइन हमें साइड बाय साइड तैयार करते चलनी पड़ेंगी। सिंबल्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। I करंट एम्पियर, T टाइम सेकेंड, F फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम एंड W यहाँ पे आप क्या ले रहे हो बेटा? वेट जो इलेक्ट्रोड्स पे चेंज आ रहा है व्हेन Q कूलम इज पास थ्रू इट। अब इस पे बेस्ड हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं, मगर लेट अस फर्स्ट डू द फैराडे सेकेंड लॉ ऑल्सो। तो दोनों लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस की भी तैयारी करने वाले हैं और साइड बाय साइड NCERT भी तैयार करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, रिमेंबर द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस, electricity and lysis. Now what the second law tells us? आप सब जानते हो कि जब सीरीज में करंट पास होता है, सीरीज में अगर हमने अपने सेल्स को लगाया हुआ है और हम उनमें करंट पास कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ करंट हमेशा सेम होती है। सीरीज में I कैसा रहता है? सेम। तो लेट अस कंसिडर कि मैंने सीरीज में कई सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लगाए हुए हैं, सबको सीरीज में ज्वाइन करा है, तो यानी कि सब में I सेम है, सब में T भी सेम है, यानी कि फॉर सेम टाइम सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू द सीरीज अरेंजमेंट। मान लेते हैं ये अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, कोई सिल्वर है, कोई कॉपर है, जिंक है या एल्युमिनियम है, कोई भी तीनों मैंने अलग अलग ले लिए। तो फर्स्ट लॉ मुझे यहाँ क्या याद दिलाता था? फर्स्ट लॉ कहता था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। तो जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या कांस्टेंट लिया था? Z। W इज इक्वल टू ZQ। मगर बच्चों Q तो अब हर केस में सेम है, फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर, थर्ड कंटेनर, मैंने Q तो सब में सेम पास करा है, तो W अपॉन Z इज इक्वल टू Q हो गया और Q सब में सेम है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बना? तीनों कंटेनर के लिए W अपॉन Z कैसा आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी सेम इन ऑल द केसेस। W अपॉन Z फॉर फर्स्ट, W अपॉन Z फॉर सेकेंड, W अपॉन Z फॉर थर्ड। मगर याद करते हैं फर्स्ट लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था कि Z कैसे निकालते हैं बेटा? E अपॉन F। E कौन है? E होता है इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट मास? जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस भी इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, उसका एटॉमिक वेट रखते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर से पुराना लॉ एक बार रिवाइज कर रहे हैं। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ और Z की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट करा? E अपॉन F। अब F तो भाई सब में है सेम, Q भी सब में है सेम, तो रेशियो किसका रह गया? W अपॉन E का। W अपॉन Z का नहीं रहा अब ये, क्योंकि Z में आता है फैराडे और फैराडे तो सबके लिए सेम है, तो W अपॉन Z रह गया, W अपॉन E। तो तीनों कंटेनर के लिए क्योंकि Q सेम है, हमारा रेशियो सिंपली क्या रह गया? W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2
इज इक्वल टू W3/E3। इसका अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इफ द सेम करंट इज पास्ड फॉर द सेम टाइम थ्रू द वेरियस सेल्स विच आर अरेंज्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, देन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो चेंज हो रहा है, वेट डिपॉजिटेड एट द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स with respect to the equivalent mass is always in a particular ratio in all the three cases. That is W1/E1 is equal to W2/E2 is equal to W3/E3। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारी एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉस की फॉर्म में भी बच्चों ये आ सकता है कि राइट द लॉ, और हो सकता है ये आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ जाए। In our NCERT, there are only 18 back exercise questions, out of which 5 to 6 questions are based on Faraday law। आप देख सकते हो 18 में से 5 to 6 क्वेश्चन हमारे Faraday law के हैं। तो Faraday law अपने आप में तो एक बहुत छोटा टॉपिक है, मगर इसकी कवरेज एरिया ऑफ द बैक एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। तो पहले लॉ का फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू ZIT, मगर सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या है? W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3। चलिए अब आगे कुछ और करने से पहले हम इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी की नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कि भाई अगर मैं किसी मॉल्टन या एक्वस या किसी सॉल्वेंट में मैंने लिया है, मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया या कोई डिज़ोल्व में लिया है, अगर मैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराती हूँ तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो अब ये बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट कैसे डिफ़ाइन करें कि अगर एक सेल है उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और मैंने एक मॉल्टन या कोई एक्वस फॉर्म में या किसी सॉल्वेंट में मिक्स करके किसी चीज़ को इलेक्ट्रोलाइज करा है, देन व्हाट द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड। वंस इन हैपन इन CBSE, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ रूल्स देखते हैं कि अब अगर हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट इन नेचर है तो इलेक्ट्रोड कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। दैट इज ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट इन नेचर, यानी कि वो पार्ट नहीं ले रहा है आपके इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिना में, तो आपको रिएक्शन जो भी समझानी है एनोड और कैथोड पे, यू आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बट इफ द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव इन नेचर, तो इसका पार्टिसिपेशन आपके रिएक्शन पार्ट में होना ही होना है, मगर वो कितना होना है ये रिएक्शन के थ्रू ही समझा जा सकता है। तो अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, या एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, इसके लिए हम लोग साइड बाय साइड एग्जाम्पल्स लेंगे। तो बहुत मेन बात है यहाँ पे याद रखना, आपका इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट है या रिएक्टिव है। नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। जब मैंने केस लिया है मॉल्टन NaCl का, सिंपली मॉल्टन NaCl, तो इसमें सिंपल सा केस क्या हुआ, मैंने NaCl लिया, मेल्ट करा और इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से पास करा। ऐसा करते ही NaCl डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव आइंस में और Cl नेगेटिव आइंस में। रिमेंबर वन थिंग, कैथोड जाता है कहाँ पे, कैटाइंस जाते हैं कहाँ पे, कैथोड पे, और यहाँ कैटाइंस कौन है, Na पॉजिटिव। सो Na पॉजिटिव will move at cathode, gain electron and is converted into Na. But what about Cl negative? Cl negative is an anion. Anion कहाँ जाने वाला है, एनोड पे। So Cl negative will convert into Cl2 gas। आप इक्वेशन ध्यान से देखो बच्चों, Cl negative gives out Cl plus electron and Cl plus Cl gives out Cl2, or you can simply write it as Cl negative gives out half Cl2 gas along with electron। तो रिमेंबर अ टर्म, कैटाइन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, एनाइन कहाँ जाएंगे, एनोड पे। तो इस बार कैथोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है सोडियम मेटल,
मगर एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे बन रही है Cl2 गैस। तो अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो मैं प्रोडक्ट के संग ये जरूर मेंशन करूं एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट है और कैथोड पे। नाउ द अदर एग्जाम्पल, इट इज ऑफ एक्वस NaCl, यानी कि मैंने NaCl को वाटर में ऐड करा, डिज़ोल्व करा और फिर मैंने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी। तो बच्चों आप जानते हो कि अगर मैं NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस कराती हूँ तो खाली NaCl ही नहीं इलेक्ट्रोलाइज होगा, वाटर का भी तो इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है। NaCl तो इलेक्ट्रोलाइज अब भी हो रहा था जब मैंने मॉल्टन लिया था, मगर वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस आप दिखाएंगे, यानी कि दो रिएक्शन हो गई। नाउ दिस टाइम देयर आर टू रिएक्शंस, NaCl इलेक्ट्रोलिसिस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब तो हमारी ये परेशानी बढ़ गई, हमें सोचना पड़ रहा है Na पॉजिटिव या H पॉजिटिव में से मैं किसका रिडक्शन कराऊं, यानी कि किसको मैं गेन कराऊं, किसको मैं कैथोड पर भेजूं, क्योंकि अब की बार दो दो आइंस हैं जो पॉजिटिव हैं यानी कि कैटाइंस हैं। और ऐसे ही अगर हम नेगेटिव आइंस देखें तो Cl नेगेटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। तो अब हमें दोनों का कंपैरिजन साइड बाय साइड देखना पड़ेगा। फर्स्ट केस, आउट ऑफ Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम हेल्प लेते हैं तो हमें इनकी इलेक्ट्रोड या रिडक्शन पोटेंशियल को देखना पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल को हम कंपेयर करेंगे और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी उसको हम रिडक्शन का काम में लगाएंगे। तो देखते हैं इन दोनों में किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। नाउ आउट ऑफ Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आप देख सकते हो कि Na पॉजिटिव की रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है, मगर वहीं H पॉजिटिव की रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो इन दोनों में से किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, H पॉजिटिव की। तो रिडक्शन का काम कौन करेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव वुड गेन इलेक्ट्रॉन एंड इज कन्वर्टेड इनटू H2। चलिए ये बात तो हो गई कि कैथोड पे कौन गया, H पॉजिटिव। सो Na पॉजिटिव कहाँ है, Na पॉजिटिव तो सॉल्यूशन में ही रह गया। अब बात आती है OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में। अब हम इन दोनों के बारे में देखते हैं कि OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में से किसको हम एनोड पे भेजने वाले हैं, एनाइन एट एनोड। तो अब इन दोनों की हम वैल्यू देखेंगे। इन दोनों की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो Cl नेगेटिव की E0 वैल्यू इज 1.36 वोल्ट। Cl नेगेटिव E0 वैल्यू इज 1.36 वोल्ट। बट इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया है और इसकी हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो इट इज़ 1.23 वोल्ट। वैल्यू देख के जिसकी लोअर वैल्यू होती है उसको हम एनोड पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पे एक और टर्म आ गया, दैट इज़ द ओवर पोटेंशियल। बच्चों यहाँ पे ओवर पोटेंशियल का मतलब पता होना चाहिए। ओवर पोटेंशियल इज़ अ टर्म जहाँ पे रिएक्शन हमें फीजेबल तो लग रही होती है, और रिएक्शन विच इज़ फीजेबल, लोअर पोटेंशियल पे वो हमें फीजेबल दिख भी रही है, मगर इट इज़ काइनेटिकली इतनी स्लो होती है कि इसको करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, मगर उससे रिएक्शन के होने के चांसेस, मतलब इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। रिएक्शन विच इज़ फीजेबल बट इज़ वेरी स्लो काइनेटिकली, तो हम चाहकर भी उसको अप्लाई नहीं कर पाते ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस। तो ओवर पोटेंशियल की वजह से हम ऑक्सीजन वाली रिएक्शन को नहीं ले पाएंगे। हम किस रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, Cl नेगेटिव की रिएक्शन को। सो Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cl2, ये हमारी किस पे रिएक्शन कहलाएगी, एनोड पे। तो एनोड की रिएक्शन हमारी फिक्स हो गई, Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cl2। कैथोड की रिएक्शन भी हमारी फिक्स हो गई, H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू H2। तो एनोड का प्रोडक्ट भी पता चल चुका है, कैथोड का प्रोडक्ट भी हमें पता चल चुका है, मगर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो अभी भी रह गए हैं कंटेनर के अंदर ही। सो व्हाट इज द थर्ड प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस,
दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा भाई? थर्ड प्रोडक्ट इज NaOH। सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले। H2 is obtained at cathode, Cl2 is obtained at anode, and the third product is NaOH। इसी तरह का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालने के लिए हमें बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 भी दिया जाता है और ईच ऑफ इट्स पार्ट इज ऑफ 2 मार्क्स, क्योंकि हमें एनोड भी बताना है, कैथोड भी बताना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी लिखने हैं, मगर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 1 मार्कर भी हो सकता है। चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बैक एक्सरसाइज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब एक्वस सॉल्यूशन है AgNO3 का और सिल्वर के इलेक्ट्रोड है। एक्वस सॉल्यूशन AgNO3 सिल्वर के इलेक्ट्रोड। एक्वस कौन हो गया? वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस मुझे क्या देगा? H+ और OH-। व्हाट अबाउट AgNO3? AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस मुझे क्या देगा? Ag+ NO3-। अब देखिए क्या होने वाला है एनोड और कैथोड पे। कैथोड पे कैटाइन ने जाना है। कैटाइन कौन है यहाँ पे? Ag+ और H+। रिडक्शन के टेबल की अगर हम हेल्प लेते हैं, यानी कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, अगर हम वहाँ से देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो बच्चों Ag+ रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 वोल्ट होता है। Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 है, मगर भाई H+ का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड होता है, इसको फिक्स लेते हैं 0 वोल्ट। Ag+ 0.8, H+ इज 0 वोल्ट। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? Ag+। तो ऑब्वियस सी बात है किसका रिडक्शन हम करवाएंगे? Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag। नाउ इन केस ऑफ कैथोड वी हैव डिसाइडेड कि भाई Ag+ विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इज कन्वर्टेड इनटू Ag। अब बात आ रही है एनोड की। अब आपको मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले बताया था कि अगर मेरा इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है, इनर्ट नहीं रिएक्टिव है, तो इट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड जो है Ag है, ठीक है, Ag का इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव आइंस कौन कौन से थे? OH- और NO3-। तो ये जो NO3- है ये हमारे सिल्वर के इलेक्ट्रोड पे अटैक करता है और सिल्वर के इलेक्ट्रोड को कन्वर्ट कर देता है Ag कन्वर्टेड इनटू Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता ना तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मगर इस केस में तो मेरा इलेक्ट्रोड रिएक्टिव इन नेचर है, तो NO3- अटैक करेगा Ag के इलेक्ट्रोड पे और वो Ag को ऑक्सीडाइज करवा देगा Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो अब मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट है कैथोड और एनोड पे? एनोड पे हमें मिल रहा है Ag+, जबकि कैथोड पे किसका फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं? Ag का। कैथोड कैटाइन Ag, कैटाइन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे थे और Ag बना था। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एनोड और कैथोड के अकॉर्डिंग हमें बताने होते हैं। नाउ वी केम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 है, मगर है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। अब बहुत सिंपल सी बात, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इट इज़ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो अब इसका तो हम पार्टिसिपेशन दिखा नहीं रहे हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें रह गई, एक्वस और AgNO3। एक्वस के आइंस बच्चों क्या हुए? H+ OH-। AgNO3 के आइंस क्या हुए? Ag+ और NO3-। फिर प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह आउट ऑफ Ag+ एंड H+, कैथोड पे क्या होगा? तो भाई जिसकी रिडक्शन ज़्यादा होगी, और रिडक्शन तो Ag+ की ज़्यादा दी हुई है, तो Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू Ag। तो कैथोड पे क्या बना? कैथोड पे बना है Ag। मगर अब बात आई एनोड की, तो हमारे पास यहाँ पे
2 एनाइंस हैं, OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। एनाइंस के केस में हम देखते हैं लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। जब हम बात करते हैं रिडक्शन की तो हम हाइयर रिडक्शन वैल्यू को देखते हैं, मगर जब हम बात करते हैं एनोड के लिए यानी कि एनाइंस के लिए तो हम लोअर डिस्चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव लोअर वैल्यू होती है OH नेगेटिव की। तो अब इन दोनों में से कौन काम करेगा? OH नेगेटिव। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप बच्चों? यहाँ याद रखना कि आप 4 लेके काम करेंगे ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाए। 4OH नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4OH is further converted into 2H2O and O2। तो अब मेरा प्रोडक्ट एट कैथोड क्या था? Ag। प्रोडक्ट एट एनोड क्या है? ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन। वाटर प्लस O2 आपने दिखाया, तो O2 इज अ गैस विच इज लिबरेटेड एट द एनोड। अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के थर्ड एग्जाम्पल पे। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आपको प्रोडक्ट निकालने में दिक्कत होती है, तो इसे सिंपल वे में सुन के याद करना है। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द थर्ड इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े पहले तो इलेक्ट्रोड पहचान ले कि ये इनर्ट है या रिएक्टिव है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट, कुछ काम नहीं करेगा अब ये। चलिए अब दो चीज़ें क्या रह गई? डाइल्यूट और H2SO4। सोचे इलेक्ट्रोलिसिस करा है डाइल्यूट, H प्लस OH माइनस। H2SO4 इलेक्ट्रोलिसिस 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। कैटाइन कौन है यहाँ पे? कैटाइन तो भाई H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इज कन्वर्टेड इनटू H। ये कौन से इलेक्ट्रोड की बात हो रही है? कैटाइन है तो कैथोड की बात हो रही है। एट कैथोड H पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन बन गया H। H प्लस H कौन बन गया बच्चों? H2। ठीक है, कैथोड पे क्या बना? H2। चलिए अब आते हैं एनोड पे। एनोड पे अब मेरे पास फिर से दो आइंस हैं, एक है OH नेगेटिव और एक है SO4 2 नेगेटिव। मैंने अभी भी आपको याद दिलाया था कि जब भी हम एनाइंस एनोड की बात करेंगे तो हम लोअर वैल्यू के लिए मेन करेंगे। तो जब हम अपने रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, और लोअर वैल्यू को देखते हैं तो यहाँ पे OH ही काम करने वाला है। सो OH नेगेटिव, फिर वही लिया 4OH नेगेटिव गिव्स आउट 4OH एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4OH से अब हमने क्या बनाना है? 2H2O एंड O2। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पे भी मिल गए और कैथोड पे भी। कैथोड पे हमने क्या याद रखना था? जिसकी हाइयर रिडक्शन वैल्यू हो। एनोड पे हमने क्या याद रखना है? लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो आपको चेक करना बहुत आसान हो जाता है कि एनोड पे कौन काम करेगा और कैथोड पे कौन वर्कआउट करेगा। नाउ वी कम टू द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज द फोर्थ पार्ट, aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode। जहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मिला, आपका एक काम तो कम हुआ कि इलेक्ट्रोड का पार्टिसिपेशन नहीं है। अब कौन बचा आपके पास बेटा? एक्वस और CuCl2। अब तो सबको याद हो जाना चाहिए, एक्वस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, और CuCl2 Cu2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव है। जल्दी से दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस सोचा और कैटाइंस को देखा। In the first case, H positive is the cation and Cu2 positive is the cation। अब देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प ली कि H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव में से किसका रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा है। तो Cu2 पॉजिटिव की बच्चों होती है +0.34 वोल्ट और H पॉजिटिव की वैल्यू होती है 0 वोल्ट। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? Cu2 पॉजिटिव। तो रिडक्शन किसका होगा? Cu2 पॉजिटिव का। तो कैथोड पे क्या बना? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। अब आ गए हम एनोड पे। एनोड पे कौन कौन था? Cl नेगेटिव और साथ में OH नेगेटिव। ये हमने शुरू से ही पढ़ा था जब मैंने आपको एक्वस NaCl का केस सिखाया था कि अगर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव होते हैं तो हमें लगता तो है कि OH नेगेटिव से काम कराना चाहिए,
मगर ओवर पोटेंशियल की वजह से, ओवर पोटेंशियल याद करिए कि रिएक्शन फीजिबल लग रही है मगर काइनेटिकली बहुत स्लो है, एक्स्ट्रा वोल्टेज देने की बात होती है। तो इस केस में भी आउट ऑफ OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव विच इज गोइंग टू वर्क आउट एट एनोड, तो इट इज Cl नेगेटिव. Cl negative will give out electron forms, we can write it as half Cl2 gas. तो एनोड पे कौन लिबरेट हो रहा है? Cl2 गैस. और कैथोड पे कौन बन रहा है? कॉपर. सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. आप लोग एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ जरूर करिए, बेस्ड डायरेक्टली ऑन फार्मूला दैट इज W इज इक्वल टू ZIT, और सेकेंड लॉ का फॉर्मूला W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3, जब मेरे सेल्स कौन से अरेंजमेंट में हैं? सीरीज अरेंजमेंट में. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर. रिवाइज करिएगा और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए. नाउ वी विल मीट इन द 4th लेक्चर.